स्टडी फॉर सेल्फ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडिटेरिया का जो फुल लेंथ टेस्ट होता है उसका टेस्ट नंबर 14 देखेंगे। और एक बात मैं बता दूं कि एडिटेरिया के द्वारा टोटल 15 सेट दिया हुआ है, जिसमें कि 15 नंबर सेट पहले से अपलोड कर दिया गया। ये 14 नंबर सेट जो है आपको जनरल स्टडी से रिलेटेड है। इसके बाद जो है खान सर के इंस्टीट्यूट में जो एडिटेरिया का टेस्ट कराया गया है उसे हम लोग फिर लेके आएंगे। तो आप लोग इसे कंप्लीट करने के बाद उसका इंतजार जरूर कीजिएगा और उसे देखिएगा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पवन पेटियां पर विचार करें। लिखा हुआ है गरजता चलेसा, चीखता साटा, प्रचंड पचासा। इनमें से कौन सी दक्षिणी गोलार्ध में तीव्र पश्चिमी हवाओं से संबंधित है? एक्चुअली में देखिएगा कि गरजता चलीसा, चीखता साटा या प्रचंड पचासा सब पश्चिमी हवाओं का ही नाम है। ठीक है, सारा का सारा एक ही तरह के हवाओं के लिए ये नामांकन दिया हुआ है। और ये जो है आपको भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश, इससे या तो उत्तर में या तो दक्षिण में 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच ये चलती है। ठीक है, 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच ये आपको चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में ये अधिक प्रबल होती है क्योंकि वहां इसे बाधित करने वाले बड़े बड़े भूभाग नहीं पाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर इतनी प्रबल हो जाती है कि इन्हें गरजता चलिस्ता, चीखता साटा और प्रचंड पचासा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 डी नंबर हो जाएगा। 2 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल आपको चुनना है। ऑप्शन है चावल, मक्का, गेहूं, कपास। तो चावल, ये आंसर इसका क्या हो जाता है? रबी फसल आपको गेहूं रबी फसल है। तो अगर आपको रबी फसल का अगर ट्रिक याद करना है तो मैं लिख दे रहा हूं इस तरह से, आज सच में राई ने गेम खेला। ठीक है, आ से आप क्या मार दीजिएगा? आलू। आ से आलू, जौ से जौ, सौ से सरसों, चौ से चना, राई से राई हो गया आपको, गौ से गेहूं और मौ से मटर। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो आप देखिए ये रबी फसल है, तो रबी फसल के अंतर्गत आपको गेहूं आ जाता है, तो गेहूं इसका आंसर हो गया। जबकि बाकी चावल, मक्का और कपास क्या है? आपको खरीफ फसल है। गेहूं फसल का एक चीज हम बता देते हैं आपको कि रबी फसल में क्या होता है, इसकी बुआई आपको अक्टूबर नवंबर में कराई जाती है और कटाई जो है मार्च और अप्रैल में होती है। बुआई अक्टूबर नवंबर में और कटाई मार्च और अप्रैल में होती है। 3 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित हिमालय पर्वतमालाओं को पूरब से पश्चिम की ओर क्रमबद्ध करें। देखिए पूरब करने का मतलब हम लोग के यहाँ का अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब पश्चिम इधर क्या हो गया? पाकिस्तान के साइड में। ये नामचा बड़वा जो है आपको, नामचा बड़वा आपको कहाँ? तिब्बत में पाया जाता है, मतलब तिब्बत में। और ये जो है आपको अरुणाचल प्रदेश के सीमा से लगा हुआ है नामचा बड़वा। तो 1 नंबर पे क्या हो जाएगा? अगर पूरब से पश्चिम 1 नंबर नामचा बड़वा रहेगा। और कंचनजंगा आपको नेपाल हिमालय में पड़ता है, 2 नंबर ये हो जाएगा आपको। 1 के बाद 3 आ जाएगा। और ये नंदा देवी आपको उत्तराखंड में। ठीक है, और नंगा पर्वत आपको पीओके में पड़ता है। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1, 3, 4, 2 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ब्लॉसम शावर्स के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जलवायु घटना क्या है? तो ये आपको क्या होता है? संवहनीय वर्षा हो जाता है, संवहनीय वर्षा हो जाता है। तो ये ब्लॉसम शावर्स जो है ये शुरुआती प्री मानसून बारिश कर सकते हैं। अप्रैल के समय में ये बारिश होता है दक्षिण भारत में। जो इससे क्या होता है कि कॉफी उत्पादक क्षेत्र में कॉफी के फूलों को खिलाने के लिए ये मदद करता है और अच्छी फसल को ये सुनिश्चित करता है। इसे आपको
कॉफ़ी शावर्स भी कहते हैं, चेरी ब्लॉसम शावर्स भी कहते हैं, ठीक है। और मुख्य रूप से ये अप्रैल वर्षा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये किस जलवायु में होते हैं? संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा। पाँच नंबर पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, ठीक है। रिएक्टर स्केल और मरकरी स्केल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि रिएक्टर स्केल मानव संरचना और लोगों पर भूकंप के प्रभाव की तीव्रता को मापता है और यह व्यक्तिपरक अवलोकनों पर आधारित होता है। लेकिन नहीं, ये काम व्यक्तिपरक अवलोकन पे आधारित जो होता है, ये इसे कहते हैं हम लोग मरकली स्केल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मरकली स्केल बोलते हैं। तो मरकली स्केल अगर यहाँ होता तो सही होता, लेकिन यहाँ रिएक्टर स्केल दे दिया है, तो इसके कारण क्या हो गया? गलत हो गया। तो मरकली स्केल जो है व्यक्तिपरक अवलोकन पर आधारित होता है। अब यहाँ देखिए, दो में कह रहा है कि मरकरी स्केल भूकंप मापी यंत्रों द्वारा रिकॉर्ड किए गए भूकंपीय तरंग आयाम के आधार पर भूकंप की तीव्रता को मापता है। नहीं, ये काम मरकली स्केल तो बता दिए कि यह व्यक्तिपरक अवलोकन भी होता है। ये काम जो है भूकंप रिकॉर्ड जो किया जाता है, ये रिएक्टर स्केल पर किया जाता है, ठीक है, रिएक्टर स्केल पर। तो कहने का मतलब ये भी यहाँ मरकली स्केल नहीं होकर रिएक्टर, मतलब उल्टा लिख दिया गया है। तो कौन सा गलत है? तो एक दो दोनों गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र नहीं है? तो भूमध्य सागरीय वाला जलवायु क्षेत्र आपको मध्य चिली हो जाता है, कैलिफोर्निया हो जाता है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया पथ हो जाता है। कौन सा नहीं है? अमेजन बेसिन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अमेजन बेसिन हो जाएगा। अब भूमध्य सागरीय जलवायु में एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है ग्रीष्म ऋतु जो होता है इसका, ये शुष्क होता है, लेकिन शीत ऋतु जो होता है इसमें हल्की हल्की क्या होती है? बारिश होती है। भूमध्य सागर के आसपास का जो जलवायु होता है भूमध्य सागरीय जलवायु से कहते हैं हम लोग, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। यह समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए। किससे? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए। तो सही चीज है। चक्रवात निर्माण के लिए कोरियोलिस बल का ना होना अनिवार्य। नहीं, गलत है, ये गलत हो गया ऑप्शन। कोरियोलिस बल का होना अनिवार्य है, तो ये गलत हो गया। सतह पर निम्न दाब क्षेत्र उपस्थित होता है, तो ये भी क्या है? सही है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए आपको 27 डिग्री से अधिक तापमान होना चाहिए, कोरियोलिस बल होना चाहिए, सतह पर क्या होना चाहिए? निम्न दाब का क्षेत्र उपस्थित होना चाहिए। तो क्या हो जाता है? आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनता है। और ये जो है ये हिंद महासागर में अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर में इसे चक्रवात कहते हैं, जबकि अटलांटिक महासागर में हरिकेन, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में से टाइफून कहते हैं, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में से विली विली के नाम से भी क्या होता है? जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों से उत्पन्न और तीव्र होते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान के निर्माण और तीव्रता के लिए अनुकूल परिस्थितियां, ये सारा आपको मिल जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। दिए गए विकल्प में भारत में अक्टूबर की गर्मी शब्द का तात्पर्य है। तो अक्टूबर की गर्मी शब्द का तात्पर्य क्या है? तो देखिए इस ऑप्शन से, पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में अचानक वृद्धि, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी के दौरान गर्म और आर्द्र मौसम। यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसे ही अक्टूबर की गर्मी कहते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि अक्टूबर के समय मौसम क्या हो जाता है? आपको साफ हो जाता है, मौसम साफ हो गया, और लेकिन क्या है? धरती पे क्या है? पानी है, धरती पे पानी, धरती नमी रखे हुए है। तो वो जब सूर्य का रोशनी आएगा तो उससे क्या हो जाएगा? वो नमी के कारण आपको आर्द्रता बढ़ जाएगा। तो उस एक तो मौसम साफ, आर्द्रता बढ़ गया, तो इसी कारण से गर्म और आर्द्र मौसम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? तो ये आपको
अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा साझा करती है। एक पिंड वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से चलता है क्योंकि डैश। तो एक पिंड वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से चलता है क्योंकि इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। तो एक काम करते हैं, हम लोग बना के देखते हैं वृत्ताकार पथ पर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ये बॉल है, पिंड है, और ये वृत्ताकार पथ पे क्या करना है, इसको चलना है। जब वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तो इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है अंदर की तरफ, और इस पे जो है आपको इसका वेलोसिटी, इस साइड में वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, अगर यही पिंड आपको जब यहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पे पहुँचा, तो यहाँ पे क्या है, इसका वेलोसिटी क्या किस डायरेक्शन में हो जाएगा, वेलोसिटी इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। लेकिन वहीं पे इसका आपको फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, केंद्र की ओर लगेगा ही। जब वस्तु यहाँ पहुँच गया, किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पहुँच गया, तो अब इसका जो है वेलोसिटी क्या लगेगा, इधर लग जाएगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी हमेशा क्या हो जा रहा है, आपको बदलता जाता है, वेलोसिटी हमेशा बदलता जाता है। तो अब देखिए, इस पर कोई बल कार्य नहीं करता, ये तो पहला ही गलत हो गया। क्यों कि इस पे अभिकेंद्री बल क्या करता है, कार्य करता है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे कार्य करता है, तो ये गलत हो गया। वेग स्थिर रहता है। देखिए वेग कहाँ स्थिर है, वेग में दो चीज होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड तो सही है, सेम ही रहता है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, देखिए एक बार इस दिशा में चला गया, अब फिर इस दिशा में चला गया, फिर इस दिशा में चला गया, तो हमेशा क्या हो जा रहा है, वेग का दिशा, इस वेग की दिशा बदलती रहती है। तो अगर दिशा बदल गया तो वेग भी बदल गया, तो वेग स्थिर रहता है, ये कहना गलत हो गया। त्वरण शून्य होता है, अगर वेग है तो त्वरण भी है, तो त्वरण भी इसमें क्या होगा, शून्य नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। त्वरण लगातार दिशा बदलता, हाँ है ना, एक बार इस डायरेक्शन में त्वरण रहा, फिर इस डायरेक्शन में, फिर तो हमेशा त्वरण की दिशा बदलती रहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। एक समांतर सर्किट में दो बल्ब श्रृंखला की तुलना में अधिक क्यों चमकते हैं। तो कहने का ये बता रहा है कि अगर समांतर में लगा हुआ है तो ज़्यादा चमकता है, अगर श्रेणी क्रम में लगा हुआ है तो कम चमकता है। क्यों, तो देखिए श्रेणी क्रम का मतलब क्या हो गया कि एक बल्ब है आपको, ठीक है, ये आपको श्रेणी क्रम में लग गया, और समांतर क्रम में कैसे लगेगा, इस तरह से आपको क्या होगा, समांतर क्रम में लग जाएगा। तो समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में देखिए यहाँ एक अलग वोल्टेज है V, यहाँ पे V1 है, और यहाँ पे वोल्टेज आपको V2 है। करंट जो है इसमें आई जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी करंट आई ही होगा, यहाँ पे करंट आई होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो करंट जब यहाँ से आई गुजरता है तो यहाँ करंट क्या हो जाएगा, I1, और यहाँ करंट हो जाएगा I2। लेकिन वोल्टेज आपको क्या है, दोनों पॉइंट का वोल्टेज यहाँ और यहाँ के बीच का वोल्टेज समान होगा, समान वोल्टेज पे दोनों बल्ब काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ आई जो है, आई तो समान है, और ये कह रहा है कि चमकने की बात कर रहा है, तो चमकने का मतलब क्या हो गया कि शक्ति। तो V बराबर क्या होता है, सॉरी ये शक्ति बराबर, पावर बराबर जो होता है ये होता है V इंटू आई होता है, ठीक है, V इंटू आई। यहाँ आई तो सब जगह समान है, लेकिन वोल्टेज का अगर देखिएगा तो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है, और आर यहाँ पे क्या होता है आपको, आर जो ये है आपको, यहाँ आर जो है, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा। तो अब देखिए I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, V बटे R। तो I यहाँ पे क्या हो जाता है, जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो I का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस आपको, श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और समांतर क्रम में रेजिस्टेंस आपको कम होता है। और वोल्टेज क्या है, इसमें वोल्टेज दोनों दो भाग में बट गया, लेकिन यहाँ वोल्टेज आपको क्या है, बराबर है दोनों में। तो समान वोल्टेज दोनों में जा रहा है, तो समान वोल्टेज आ रहा है तो वोल्टेज भी इसका क्या है, इसके पास ज़्यादा है,
करंट भी इसमें कम करंट जा रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस क्या श्रेणी क्रम में ज़्यादा है, और समांतर क्रम में रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, तो करंट इसमें ज़्यादा जाता है। तो कुल मिला के ज़्यादा जाता है तो पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो बिजली की खपत समांतर श्रेणी में क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। जब ध्वनि हवा से पानी में प्रवेश करती है तो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में क्या परिवर्तन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ध्वनि जो है हवा से किधर चला गया, पानी में। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, आवृत्ति जो है स्रोत पर डिपेंड करता है। जिस स्रोत से ध्वनि निकली है वही वो आवृत्ति वहीं पे डिपेंड करता है। और तरंग दैर्घ्य जो है, देखिए v बराबर क्या होता है, n लैम्डा। n क्या हो गया आपको, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा हो गया आपको तरंग दैर्घ्य हो गया। तो n तो फिक्स हो गया कि जो स्रोत जो आवृत्ति देगा वही स्रोत से ध्वनि आगे बढ़ेगी। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि ये जो है गति जो होती है वो हवा में क्या कहते हैं, ध्वनि की गति जो होती है वो आपको पानी में अधिक होती है। ठीक है, पानी में ध्वनि की, अगर पानी का बात कर रहे हैं और हवा का बात कर रहे हैं, तो हवा में जो है ध्वनि की गति क्या है, कम है कंपैरेटिवली, और पानी में हवा की गति, ध्वनि की गति क्या है, ज़्यादा है। तो ये अगर ज़्यादा हो गया, n तो दोनों जगह क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो अगर ये ज़्यादा तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जैसे ही आप हवा से पानी में जाइएगा तो तरंग दैर्घ्य इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं, सॉरी, अगर ये तो फिक्स हो गया ना, ये फिक्स हो गया, तो अगर वेलोसिटी अगर बढ़ाइएगा तो तरंग दैर्घ्य क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो ही ना वेलोसिटी बढ़ेगा। इसलिए क्या होता है कि आपको जब हवा से पानी में जाती है ध्वनि तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, वही रहता है। इसी कारण उसका वेलोसिटी भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य आवृत्ति समान रहती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। तरंग दैर्घ्य बदल क्या जाती है, बढ़ जाती है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कंफ्यूजन। 14 नंबर पे आते हैं हम लोग। तारे चमकते हैं लेकिन ग्रह नहीं चमकते, क्यों? क्योंकि ग्रहों का कोई प्रकाश नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जैसे पृथ्वी वगैरह ग्रह है तो उसमें कोई प्रकाश नहीं होता है, और लेकिन तारे क्या है, तारे में खुद का प्रकाश होता है। सूर्य क्या है, एक तारा ही है। 15 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? पहला ऑप्शन दिया काल्पनिक है, वे समान दूरी पे है, प्रत्येक बिंदु एक ही दिशा पे होती है, ये यादृच्छिक रूप से उन्मुख है। तो क्या हो जाता है इसमें, प्रत्येक बिंदु एक ही दिशा में होती है, इसलिए कभी भी काटने का कोई संभावना ही नहीं रहता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा में भारहीन महसूस करते हैं, क्यों? वहाँ गुरुत्वाकर्षण मौजूद नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है, अंतरिक्ष में हवा नहीं है, वे स्टेशन पे एक साथ मुक्त गिरावट में है, वही चीज़ है। ये अंतरिक्ष स्टेशन पे अगर कोई है, ठीक है, अंतरिक्ष स्टेशन में कोई है और वो जो है ये जो आपको अंतरिक्ष स्टेशन भी है मुक्त गिरावट की स्थिति में है। क्या है, मुक्त गिरावट की स्थिति में है। और उसी पे क्या है कि कोई अंतरिक्ष यात्री भी है तो वो भी स्टेशन के साथ ही मुक्त गिरावट की स्थिति में है। जैसे हम लोग लिफ्ट में चलते हैं, लिफ्ट में जब हम नीचे उतरते हैं तो कभी कभी आपको मतलब ये महसूस होता होगा कि अरे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो वो भी वहाँ भी भारहीनता है। या राम झूला पे अगर कभी झूलते होंगे, जब ऊपर से जब नीचे आता है तो क्या होता है, भारहीनता लगता है। वहाँ गुरुत्वाकर्षण तो है ही ना, लेकिन भारहीनता महसूस होता है क्योंकि मुक्त गिरावट की स्थिति में है, सीधे सीधे गिर रहा है नीचे। तो यही हो जाता है, स्टेशन के साथ क्या है, मुक्त गिरावट की स्थिति में रहता है, इसलिए आपको भारहीनता वहाँ पे महसूस होता है। बस इस तरह का क्वेश्चन है तो याद रखिएगा, राम झूला पे जब हम लोग गिरते हैं या लिफ्ट से जब नीचे उतरते हैं तो भारहीनता उसी तरह का बात यहाँ भी होता है। रेगिस्तान की रेत दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडी हो जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? रेत काली हो जाती है, रेत वाष्पित हो जाती है, रेत की विशिष्ट ताप क्षमता कम होती है, रेत हल्की। देखिए विशेष ताप क्षमता ही जो है वो आपको गर्मी और ठंडा का कारण हो सकता है। तो एक्चुअली में क्या है कि विशिष्ट ताप क्षमता, जैसे पानी की विशिष्ट ताप क्षमता अच्छी होती है, लेकिन वही रेत की विशिष्ट ताप क्षमता क्या है, कम होती है। तो वो तेजी से
तेजी से गर्मी को पकड़ता भी है और तेजी से गर्मी को क्या करता है, छोड़ भी देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तेजी से पकड़ता है इसलिए दिन में जब तक धूप रहता है पूरा गर्म रहता है, और जैसे एक बार धूप खत्म हुआ तो तेजी से जो हीट है उसको रिलीज कर दिया रेत सारा का सारा, तो अब क्या हो गया, वहां क्या हो गया, काफी ठंडा हो गया। 18 नंबर, आयनिक यौगिक केवल पिघले या घुले हुए रूप में ही विद्युत का संचालन करते हैं, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए ठोस है, नमक ही ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड है ना, ये अगर नमक है तो ये कोई भी विद्युत का सुचालक नहीं होता है, इसके आयन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी परिवर्तन आपको विद्युत संचालन का काम यहाँ नहीं हो सकता। जैसे ही आप वाटर डाल दीजिएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, Na+ और Cl- में टूट कर जाता है, ये विचलन करना शुरू कर देता है, मतलब एक दूसरे, मतलब वहां पे घूमना फिरना ये शुरू कर सकता है। तो विद्युत संचालन करते क्योंकि ये पानी आयनों को सक्रिय करते, सक्रिय नहीं करते हैं, ये क्या हो गया, ये अब टूट गए हैं, और टूट गए हैं तो इसको बीच आयन जो है स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। आयन क्या होता है, चलने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, है ना। पहले क्या था, एक दूसरे कोवलेंट क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ था, लेकिन पानी दिए तो ये क्या Na+ और Cl- में मतलब ये हुआ, तो चलने के लिए क्या हो गया, ये स्वतंत्र हो गया, सक्रिय नहीं करते, चलने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है, क्योंकि नमी ऑक्सीकरण को सक्षम करने वाले आयनों का संचालन करता है, यही हो जाएगा। बीस नंबर, एक प्रबल अम्ल का पतला विलयन भी कमजोर क्षारक प्रभाव क्यों दिखाता है। प्रबल अम्ल जैसे HCl क्या है, आपको प्रबल अम्ल है। अब इसमें क्या है कि अगर आप 1 लीटर पानी ले लिए, ठीक है, 1 लीटर वाटर ले लिए और उसमें आप 2-4 बूंद गिरा दिए, तो 2-4 बूंद गिरा दिए तो क्या हो गया, HCl जो है इसमें क्या गया, कम मात्रा में गया। और हम लोग एसिड प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, जो H+ को अच्छे से डोनेट कर दे, बहुत तेजी से कर दे। तो ठीक है, HCl तो बहुत तेजी से H+ कर देगा क्योंकि प्रबल अम्ल है, लेकिन उसकी मात्रा ही इतना कम दिए तो H+ की संख्या ही क्या हो गई, बहुत कम हो गई। तो बहुत कम हो गई तो कमजोर संक्षारक हो गया ना, वो अच्छा तो हो रहा नहीं। जब मात्रा H+ की अगर बहुत ज्यादा आएगी तब ना हो पाएगा, तो क्या हो जाता है, सक्रिय H+ सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पतला विलयन, वही 1 लीटर में 2-4 बूंद HCl डाल दिए तो बहुत पतला विलयन हो गया, H+ की सांद्रता ही क्या होगी, बहुत कम हो गई। बाएं से दाएं आवर्त में परमाणु त्रिज्या छोटी क्यों होती है। तो बाएं से दाएं करने का मतलब, बायां क्या, इधर से जब हम लोग इधर चलते हैं तो इधर से इधर में अगर कोई भी पीरियड्स अगर उठाते हैं तो पीरियड में अगर देख लीजिए, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरोन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है, नियोन होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक ही लेते हैं, नियोन को छोड़ देते हैं। लिथियम, अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखिएगा तो इसमें ये देखिए लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 3, बोरोन का 4, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 होता है। ये परमाणु संख्या हम ऊपर में लिख दिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो 1s2 और 2s1 हो गया इसका। इसका लिखिएगा अगर तो क्या हो गया, 1s2 और 2s2। बोरोन का लिखिएगा क्या होगा, 1s2 2s2, 2 दूनी 4, एक बचा तो 2p1 हो गया। कार्बन का क्या लिखिएगा, 1s2 2s2 और 2p2। तो नाइट्रोजन का लिखना होगा तो 1s2 2s2 2p, 2 दूनी 4 और 3 7, 2p। तो कहने का मतलब ये है कि सारा इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है। देखिए दूसरे कक्षा में गया, दूसरे कक्षा में, यहाँ भी 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 क्या हो गया, दूसरे कक्षा में। ये पी नहीं देखिएगा, पी उपकक्षा है, पी कक्षा नहीं है। कक्षा क्या है, 1 2 3 4 ये कक्षा है। यहाँ पे 2s, s तो उपकक्षा है, लेकिन कक्षा क्या है, 2 है। कक्षा यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ भी कक्षा क्या है, 2 है।
तो कक्षा 2 में ही आखिरी इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको 2 ही कक्षा दिख रहा है, तो इस पीरियड में 2 ही कक्षा दिख रहा है। तो कहने का मतलब अगर एक न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये आपको न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन होगा, इसके अंदर 2 कक्षा, एक कक्षा हम ये बना दिए और दूसरा कक्षा हम ये बना दिए, तो हम सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, दूसरे कक्षा में ही प्रवेश कर रहा है। आराम से समझा रहे हैं हम। और देखिए जब यहाँ पे अब आपको क्या देखना है, अब आप ये देख सकते हैं कि अगर लिथियम का केस कीजिएगा तो यहाँ पे प्रोटॉन अंदर में कितना हो जाएगा, 3, लेकिन बेरिलियम का बात कीजिएगा तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या 4, तो प्रोटॉन का संख्या क्या हो जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर बढ़ता जा रहा है, तो +4 न्यूक्लियस के अंदर बढ़ता जा रहा है, लेकिन कक्षा कितना हो जा रहा है, 2 ही, तो +4 बढ़ जाएगा, तो कक्षा को ये क्या करेगा, दूसरे कक्षा, पहले तो बेरिलियम 3 + 4 बाहरी कक्षा को अपने तरफ क्या कर रहा था, खींचने का प्रयास कर रहा था, 3 + 4 बाहरी कक्षा को, मतलब दूसरी कक्षा को खींचने का प्रयास कर रहा था। अब सोचिए वही ऑक्सीजन पे आ जाइए, हम एकदम ऑक्सीजन या फ्लोरीन पे पहुंचते हैं। यहाँ ऑक्सीजन का अगर बात कीजिएगा तो 8 प्लस चार्ज आ गया, कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर 8 + 4। अब देखिए ये भी क्या करेगा, दूसरे कक्षा को ही अंदर खींचेगा, दूसरे कक्षा को ही अंदर खींचेगा। कहाँ लिथियम 3 + 4 लेके बाहरी कक्षा को अंदर खींच रहा था, और कहाँ फ्लोरीन 9 + 4 लेके बाहरी कक्षा को अंदर खींच रहा है। तो फ्लोरीन ज्यादा सिकुड़ेगा ना, दूसरी कक्षा नंबर 2 को ज्यादा सिकुड़ के अपने तरफ करेगा, तो उसकी कक्षा क्या कहते हैं, साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, है ना। रेडियस जो होता है न्यूक्लियस से उस कक्षा की दूरी के बीच को हम लोग रेडियस करते हैं। तो 9 + चार्ज क्या कर रहा है, अपने तरफ खींच रहा है, सिकुड़ रहा है, कक्षा को सिकुड़ रहा है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि जब हम लोग बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, फ्लोरीन की तरफ जाते हैं, तो प्लस चार्ज बढ़ता है। अब प्लस चार्ज बढ़ने से क्या होता है, कक्षा नंबर 2 ही है सारा का सारा में इस पीरियड में, तो वो अपने तरफ क्या करता है, वो ज्यादा सा सिकोड़ के उसके आकार को क्या करता है, छोटा कर देता है, ठीक है। तो परमाणु का आवेश बढ़ता है ना, परमाणु का आवेश प्लस आवेश बढ़ता है, जिसके कारण कक्षा छोटी हो जाती है। 22 नंबर, दूध एक सजातीय मिश्रण जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये क्या है, लेकिन वास्तविक में विलयन नहीं है। क्यों, क्योंकि वसा के कण जो है वो निलंबित रहते हैं। दूध में जो है वसा के कण क्या रहते हैं, निलंबित रहते हैं, हम लोग को आंख से दिखाई नहीं देता, हम लोग को लगता है विलयन है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि ये आपको वास्तविक विलयन नहीं, कोलॉइड हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन में सबसे अधिक प्रबलता से कौन प्रमाणित करता है। देखिए रासायनिक भौतिक परिवर्तन में हम लोग क्या देखे थे कि अवस्था में परिवर्तन होता है, और अगर फिर से हम लोग उसी फॉर्म में उसे ला सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाता है कि उसका एक अलग तरह का कंपाउंड ही बन गया, अलग तरह का पदार्थ ही फॉर्म हो जाता है। तो ये तो रासायनिक उनका, जैसे कि हम लोग क्या किए कि H2 लिए और वो O2 लिए, ठीक है, और क्या बन गया, वाटर बन गया। अब देखिए कहाँ हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन गैस था, और बन क्या गया, पानी। पानी क्या है, लिक्विड है, ठीक है। अगर उसी तरह से अगर सोडियम लिए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिए, जल गया, ये Na2O बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया। तो कहने का मतलब अलग अलग चीज हो, अलग तरह का पदार्थ क्या हो जाता है, यहाँ पे बन जाता है। तो नए पदार्थ जब बनता है तो ये रासायनिक परिवर्तन का सबसे प्रबल प्रमाण है, ठीक है, सबसे प्रबल प्रमाण है। 24 नंबर, धातु क्रियाविधि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। तो धातु की क्रियाविधि, धातु का सबसे बढ़िया गुण क्या है कि अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना, तेजी से डोनेट कर देना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता, ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम को जैसे ही देखिएगा तो क्या करेगा, Na+ बना देगा। पोटेशियम है, जैसे देखिएगा पोटेशियम प्लस बना दे, सीजियम क्या है, सीजियम प्लस बना देगा, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत छोड़ देता है, ठीक है, इसलिए आयनिक बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता। 25 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया को केवल ऊर्जा उत्पादक के बजाय ऊर्जा मुद्रा जनरेटर क्यों कहा जाता है। देखिए एक्चुअली में क्या करता है कि ये एटीपी बनाता है, एटीपी ऊर्जा का स्रोत है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये एटीपी बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में कह रहा है कि ऑक्सीजन प्राप्त होती है किससे,
कार्बन, देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या सब हम इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और जल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इससे क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है C6H12O6, प्लस आपको ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, प्लस वाटर भी बनता है। इस तरह से होता है। अब देखिए, अब ये आपको कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन इसमें से किससे रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और वाटर में भी ऑक्सीजन है। तो बताइए कि ये ऑक्सीजन जो गैस यहाँ रिलीज हुआ, ये किससे रिलीज हुआ। तो अब एक चीज याद रखिएगा, ऑक्सीजन हमेशा किससे रिलीज होता है, जल से रिलीज होता है। ये इस तरह से वाटर है, वाटर जो है ये आपको 2H प्लस और ऑक्सीजन रिलीज करता है और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन किससे रिलीज होता है, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण। O2 यहाँ पर सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है वाटर के ऊपर, तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये टूट के ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। तो आंसर आपको जल हो जाएगा। संतानें माता पिता से मिलती जुलती होती है लेकिन कभी एक जैसी नहीं होती, क्लोन को छोड़कर। एक्चुअली में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। जैसे कि एक जीन आपको यहाँ पे है, एक जीन ये पे है मदर का, एक आपको ये फादर का जीन है, इसके बीच में क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला जीन इसमें, ये वाला जीन इसमें, क्रॉसिंग ओवर। जीन अलग होते हैं और पुनः संयोजित होते हैं, अलग हो जाते हैं और फिर से जाके संयोजित हो जाते हैं। 28 नंबर, अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या कर रहा है कि अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इसमें एक चीज हम आपको फिगर से समझा देते हैं। यहां देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है यही श्वसन में काम आता है, इसी से आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है फाइनली। तो ग्लूकोज जो आपको ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ पे होती है, आपको साइटोप्लाज्म में होती है। देखिए ग्लूकोज है यहाँ पे, ये ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो होती है आपको कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में। तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा किस में बदल जाता है, पायरूवेट में बदल जाता है। और पायरूवेट में जो है अगर ऑक्सीजन अगर आप नहीं दीजिएगा, ठीक है, अभी आप क्वेश्चन में है अवायवीय श्वसन, अगर ऑक्सीजन नहीं दीजिएगा तो इसमें क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। अब फर्मेंटेशन के द्वारा जो है या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या फिर इथेनॉल बनेगा। तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस के समय तो 2 ATP आपको रिलीज हुआ, दो एनर्जी का स्रोत मिला आपको, लेकिन उसके बाद अगर ऑक्सीजन नहीं दीजिएगा तो उसके बाद ATP कहीं भी फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप अगर ऑक्सीजन दे दीजिएगा तो क्रेब साइकिल होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से गुजरेगा और आपको क्या है, 36 ATP बन जाएगा, 36 ATP आपको बन जाएगा। तो यहाँ आप देख लिए अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा उत्पन्न क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन आंशिक रूप से टूट पाते हैं, है ना। कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा था क्रेब साइकिल होते हुए, और कहाँ के आपको लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल के पास ही रह जाता है, पूर्णतः कार्बन जो है टूटता नहीं है। वही ग्लूकोज आंशिक रूप से ही क्या होता है, टूट पाता है। 29 नंबर, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण क्षमता ऊपर की ओर हो जाती है क्योंकि, ऊपर की ओर कम हो जाती है क्योंकि, देखिए इस तरह का पिरामिड बनता है, ऊर्जा श्रृंखला का पिरामिड इस तरह का होता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि कोई भी जीव है वो गति करता है, प्रजनन करता है, ठीक है, वो खाता है, तो उस जो भी खाता है उस ऊर्जा का वो इस्तेमाल भी करता है गति में और सारी प्रक्रिया में, श्वसन में, हर प्रक्रिया में तो ऊर्जा का इस्तेमाल वो करता है। उसके बाद उससे कोई खाने वाला जीव जो है वो उसे खाता है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि वो जितना ऊर्जा उसके पास था वो सारा ऊर्जा तो गया नहीं अगले अगले मतलब लेवल पे। जैसे इस लेवल पे कोई जीव है, ये मतलब कुछ खाया पिया, खाने पीने के बाद ये ऊर्जा अपना गति किया, प्रजनन किया, श्वसन की प्रक्रिया की या कोई भी प्रक्रिया की, तो यहाँ एनर्जी खर्च कर दिया। इसको अगर कोई खा जाता है, यहाँ वाला जीव, तो
ये जो एनर्जी खर्च किया उसके बाद जो बचा वही एनर्जी ये प्राप्त कर पाया। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम लोग ऊपर के खास श्रृंखला में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ऊर्जा कम ट्रांसफर होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि नीचे वाला ही उस कुछ ऊर्जा क्या करता है, उसका इस्तेमाल कर चुका होता है। तो गर्मी के रूप में ऊर्जा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। गति किया और भी जो भी प्रक्रिया है सब में क्या होता है, ऊर्जा कुछ ना कुछ नष्ट हो जाता है। 30 नंबर, कौन सी विशिष्ट विशेषता बीजों को बीजाणुओं की तुलना में दीर्घकालीन अस्तित्व में अधिक प्रभावी होने की अनुमति देती है? देखिए, बीज है, अब को बीजाणु है, दो चीज, बीज और बीजाणु। तो बीज ज्यादा क्यों हो, ज्यादा दीर्घकालीन अस्तित्व में क्यों रहते? क्योंकि इसमें इम्ब्रियो सैक होता है। क्या होता है? इम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, इम्ब्रियो सैक का क्या मतलब? इसमें संग्रहित खाद्य भंडार होता है, जबकि वही बीजाणु में आपको खाद्य भंडार जो है वो नहीं पाया जाता है। तो जब भी जरूरत होता है ये आपको अपनी ऊर्जा प्राप्त कर सकती है। 31 नंबर, वो कौन सा ऐतिहासिक अभिलेख है जो मध्य भारत में भागवत धर्म या वैष्णव संप्रदाय के प्रचलन और उसकी महत्ता का सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक प्रमाण प्रदान करता है? ये आपको गरुड़ स्तंभ अभिलेख है। ये आपको विदिशा में एक अभिलेख आपको मिला है। इस अभिलेख में हेलियोडोरस ने स्वयं को भागवत कहा और भगवान विष्णु के सम्मान में इस गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। 32 नंबर पे आते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो के पुरातत्व स्थल से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की मूर्ति का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के कारीगरों द्वारा किस प्राचीन और विशिष्ट तकनीक का उपयोग करके किया गया? तो ये द्रवी मोम विधि का प्रयोग करके किया गया। बाद में इसमें मिट्टी का लेप लगाया जाता था। भारतीय समाज सुधार आंदोलन के जनक राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किस महत्वपूर्ण शहर में की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में 1928 ईस्वी को की थी। और एक चीज और याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज से पहले आत्मीय समाज की क्या की थी, गठन की थी 1814। और ये 1800 हो गया, 1900 गलती से बोल दिए। 1900 में कहा राजा रामन थे, 1828 में, ये 1814 ईस्वी में। यह टिप्पणी किसने की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं में एक असंगति है, परंतु ये उस विशाल व्यवस्था का हिस्सा जहां सब कुछ ही असंगत है। ये किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले ने इस बात को कहा क्या था? ब्रिटेन का जो संसद है ना, वहां पे ये बात उन्होंने बताया था। 1833 के चार्टर एक्ट पर ब्रिटिश संसद में बहस के दौरान उन्होंने तर्क दिया था कि यद्यपि एक कंपनी का शासक होना तार्किक नहीं लगता, लेकिन भारत में ब्रिटिश शासन की पूरी संरचना ही कुछ ऐसी अनोखी और असंगत परिस्थितियों में बनी है कि यह व्यवस्था उसी का एक हिस्सा है। ये बात उन्होंने ब्रिटिश संसद में कही थी। और ये लॉर्ड मैकाले का याद रखिएगा, 1835 अंग्रेजी शिक्षा पद्धति इन्होंने लागू की थी। 36 नंबर पे आते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर निम्न में से किसने कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, खान बहादुर खां बरेली का थे, जयदयाल या हरदयाल कोटा, राधा कृष्ण दंड सेना गंजाम, सुरेंद्र साई संबलपुर। ये सारा क्या है? सारा मेच है। 38 नंबर, अंग्रेज की वो राजस्व नीति जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है, स्वयं भूमि का मालिक हो गया और वो सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो स्वयं भू का मालिक हो जाएगा और राजस्व तो अगर मालिक है तो खुद ही उसे देना पड़ेगा। तो उसे इस प्रथा को क्या बोलते हैं हम लोग? रैयतवाड़ी प्रथा बोलते थे। रैयतवाड़ी प्रथा कहा जाता है।
39 नंबर, निम्नलिखित ऐतिहासिक कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत की तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी के निर्णायक रूप से पराजित किया। देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। 35 नंबर नहीं आया क्या? 37। अच्छा, ये छूट गया था। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा की गई थी। कहाँ, कब? 1905 ईस्वी में। कहाँ पे? ये बारिसाल में। बारिसाल जो अभी कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। ये छूट गया था। हम लोग ये देख रहे थे कि 39 नंबर हम लोग देख रहे थे कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तृतीय युद्ध हुई थी। यहाँ पे आपको क्या दिया है? इब्राहिम लोदी का नाम दे दिया गया था। इब्राहिम लोदी का नहीं होगा। और ये कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था, तो इसलिए गलत हो गया ये ऑप्शन आपका। तृतीय अंग्ला मैसूर संघर्ष के दौरान मैसूर के शासक मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की युद्ध भूमि में मृत्यु हो गई। तृतीय नहीं, ये चतुर्थ था। क्या था? चतुर्थ। 1799 में। 1799 में हुआ था, तो ये गलत हो गया आपको, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चतुर्थ में 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। पलासी के युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण सेनापति मीर जाफर द्वारा अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर एक षड्यंत्र था। ये सही है आपको। पलासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला जीत ही जाता अगर मीर जाफर उसके साथ धोखा नहीं करता तो। 1757। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। तो सिर्फ केवल आपका क्या हो गया? 3 ही सही है। 40 नंबर पे आते हैं हम लोग। ऋग्वेद क्या हो जाएगा? ऐत्रेय ब्राह्मण। यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण। सामवेद का क्या हो जाता है? पंचविश। और अथर्ववेद का गोपथ हो जाता है। 41 नंबर पे आइए। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का वो अभिलेख जिसमें भारतीय वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य अश्वनी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जो मध्य एशिया तथा भारत आर्यों के संपर्क को दर्शाता है। ये आपको बोगाज कोई का अभिलेख, या एशिया माइनर भी कहा जाता है, तुर्की के पास है ये एशिया माइनर। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बोझ कोई हो जाएगा, बोगाज कोई। और अभिलेख आधुनिक तुर्की एशिया माइनर में स्थित था। ये 1400 ईसा पूर्व के आसपास का ये अभिलेख है, बोगाज कोई। 42 नंबर पे आते हैं। गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो गुप्त राजवंश, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है विशाख दत्त के नाटक देवी समुद्रगुप्तम, देवी समुद्रगुप्तम, और कालिदास के अनेक रचनाएं, जैसे कि कालिदास का रचना कौन हो गया? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ये सब जो है गुप्त वंश के राजवंश के बारे में स्रोत, राजनीतिक स्रोत है। अभिलेख, सिक्के, स्मारक आदि पुरातत्व ये भी है। फायान और हेनसांग जो है ये भी आपको आ जाता है इसमें। जैसे फायान समझ लीजिए, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया और हेनसांग हर्ष के समय में भारत आया था। 43 नंबर पर आते हैं। निम्न इतिहासकारों में से किसने ताज उल नासिर की रचना की थी? तो ताज उल नासिर की रचना हसन निजामी ने की थी। हसन निजामी जो है आपको उस कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन था। वो दिल्ली सल्तनत के पहले आधिकारिक इतिहासकार माने जाते थे। दिल्ली सल्तनत के पहले आधिकारिक इतिहासकार माने जाते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन थे हसन निजामी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानका के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। देखिए, फतेहपुर सिकरी का जो बुलंद दरवाजा है
ये आपको लाल और पीला बलुआ पत्थर का हुआ है। ठीक है, लाल और पीला बलुआ पत्थर का बना हुआ है। संगमरमर का थोड़ा थोड़ा सजावट में इस्तेमाल किया गया है। खानका का निर्माण जो है ये भी आपको बलुआ पत्थर का ही हुआ है, लेकिन बाद में जहांगीर के समय में क्या किया गया कि इससे पूर्णतः संगमरमर से ढक दिया गया, सफ़ेद संगमरमर से पूर्णतः ढक दिया गया। तो ये तो गलत हो गया आपको। लखनऊ में स्थित इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ है। नहीं, ये आपको इमामबाड़ा जो है लखनऊ में, जिसे भूल भुलैया भी कहते हैं वहाँ पे, इसका निर्माण जो है आपको, ये आपको मिट्टी का जो बना होता है, मिट्टी और चूने के मिश्रण का उपयोग करके ईंट का बना हुआ है। मिट्टी और चूना का मिश्रण से जो ईंट बनता है उसका उपयोग किया गया है इमामबाड़ा बनवाने में। तो ये भी क्या हो गया आपको, गलत हो गया। तो कौन सा कथन सही है? ना तो एक ना तो दो सही है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सबसे कम समय तक शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम जो आपको खिलजी, जो उन्होंने 30 साल शासन किया, और उसके बाद 37 साल सैयद वंश ने शासन किया। सबसे ज़्यादा शासन किसने किया है? तुगलक वंश ने। तुगलक वंश जो है 94 साल तक क्या किया था? शासन किया था। यह किसने कहा था कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है? यदि हमारे साम्राज्य का कोई अन्य राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारा साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। ये आपको लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। साथ साथ एक और उनका वचन था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही अपने कब्जे में रखेंगे। 47 नंबर पे आते हैं हम लोग। 1854 का वुड घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश इस घोषणा पत्र में शामिल नहीं थी? देखिए, प्रत्येक प्रांत में एक पृथक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करना, सही बात है। उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को अपनाना, साथ ही देसी भाषाओं को सभी स्तर पर प्रोत्साहन करना, ये भी था वुड डिस्पैच 1854 में। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, ये भी सही है। जनसाधारण की शिक्षा का संपूर्ण दायित्व केवल संसाधन द्वारा ही वहन करना, नहीं, ये गलत हो गया, सरकार द्वारा वहन करना था। ठीक है, सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करे, गलत हो गया। सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया था, इसके लिए जो है जनसाधारण को शिक्षा देना सरकार का कर्तव्य बताया गया था। इसके लिए अनुदान सहायता प्रणाली शुरू करने की सिफारिश की गई थी ताकि निजी प्रयत्नों से सरकारी मदद मिल सके, निजी प्रयत्नों को सरकारी मदद मिल सके। अड़तालीस नंबर पे आते हैं हम लोग। अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में एक प्रबल आंदोलन था। देखिए, अलीगढ़ आंदोलन जो था वो अंग्रेजी शिक्षा मतलब पाश्चात्य शिक्षा का प्रबल समर्थक था, साथ साथ ही वो अंग्रेज के विचारधारा से भी समर्थन अपना रखता था। तो ये गलत हो गया। 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी ने हिंदी व उर्दू की प्रसिद्ध पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बिल्कुल सही है। सर सैयद अहमद खान कुरान का टीका भी लिखा था, सही है। तो 2 और 3 सही हो जाता है, और एक आपका गलत है कि अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं करते थे, ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। 49 नंबर। निम्न में से किसने मीर कासिम सिजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो कौन थे वो? शाह आलम द्वितीय थे। बक्सर का युद्ध 1864। 1864 फिर गलती हो गया। 1764 क्या होगा? 1764 और 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर
1764। शाह आलम द्वितीय। 50 नंबर पे आते हैं हम लोग। यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा गढ़ा था। और बिस्मिल अजीमाबाद ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता मूल रूप से लिखी थी। दोनों सही है। यूसुफ मेहर अली साइमन गो बैक और क्विट इंडिया का नारा जो है गढ़ा था यूसुफ मेहर अली ने। अब बिस्मिल अजीमाबादी जो है वो सरफरोशी की तमन्ना कविता का मूल रूप जो है वो इन्होंने ही लिखा था। और इसके बाद में क्या है कि आपको राम प्रसाद बिस्मिल जो थे इन्होंने इसे गाकर क्या किया था, अमर कर दिया था। 51 नंबर, इनमें से किस स्रोत का प्रस्तावना पर प्रभाव पड़ा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835, आयरिश संविधान, यूएस संविधान। इसमें जो यूटेरिया का आंसर दिया हुआ है डी दिया, ऊपर दिए गए सभी दिया हुआ है। 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। बोलने की स्वतंत्रता, ये मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। मूल अधिकार है। बोलने की स्वतंत्रता क्या है? मूल अधिकार। तो नहीं आएगा, आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना है। पर्यावरण की सुरक्षा क्या है? नीति निर्देशक तत्व का ही क्या है? हिस्सा है। 53 नंबर, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। तो ये महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण सही है। राज्य चुनाव आयोग गठन करना सही है। पंचायतों के लिए वित्त आयोग सही है। जिला योजना समिति ये 73वें संविधान संशोधन में नहीं था, ये 74वें संविधान संशोधन में था। ठीक है, तो ये आपको क्या हो रहा है कि 3 नंबर आपको उपयुक्त में कौन सा अनिवार्य प्रावधान है? तो 3 नंबर छोड़ के सब हो जाएगा। तो 1 2 4, 1 नंबर इसका क्या हो जाएगा? आपको आंसर हो जाएगा। लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा की अधिकतम संख्या संविधान द्वारा तय की गई है। नहीं, संविधान द्वारा तय नहीं की जाती है, संसद के कानून द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, संसद के कानून द्वारा ये निर्धारित की जाती है। आपको मूल संविधान जो था उसमें 500 सीट ही निर्धारित था। शुरुआत में जब बना था तो 500 सीट ही निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी कितना हो गया? आपको 550 तक चला गया है। 550 तक चला गया, और इसमें 530 जो है वो राज्य से आते हैं, और बाद बाकी 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। तो ये तो गलत हो गया, संविधान द्वारा तय नहीं की गई है, ये संसद के कानून द्वारा निर्धारित की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा को उनके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी भंग कर सकते हैं। सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का सामान्य कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ये भी आपको क्या होगा? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपको 2 और 3 सही हो जाएगा। 2 और 3 सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते नहीं। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे, और वो नहीं रहेंगे तो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो करेंगे। राज्यसभा में टाई, ये गलत हो गया आपका। राज्यसभा में केवल टाई होने की स्थिति में वोट दे सकते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य तो होते नहीं हैं, लेकिन अगर बराबरी का वोट आ गया दोनों साइड से तो वो निर्णायक वोट दे सकते हैं। तो ये आपको सही है। तो 1 और 3 आपका क्या हो गया? सही हो गया। 1 और 3 सही हो गया। 56 नंबर पे आते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उनके पास विदेश मामलों का पोर्टफोलियो भी था। सही बात है। BR अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। सही बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले रक्षा मंत्री नहीं थे, गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये भी क्या सही है? तो 3 नंबर आपको क्या हो जाएगा? गलत होगा। 3 नंबर क्या हो जाएगा? आपको गलत हो जाएगा। और पहले जो है आपको
57 नंबर, मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौलिक कर्तव्य को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। कृष्ण स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया। ये यूएसए के संविधान नहीं, ये रूस के संविधान, सोवियत संघ ऑफ रूस के संविधान से लिया गया। इसमें शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बिल्कुल सही है। बाद में कितने हो गए? 11 मौलिक कर्तव्य इसमें हो गए। 11 मौलिक कर्तव्य आपको हो गए हैं, जो कि आपको ये आपको 86वें संविधान संशोधन 2002 में अपने बच्चों को जैसा भी मामला हो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 58 नंबर, सीएजी के संबंधित कथनों पर विचार करें। यह 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहेगा, बिल्कुल सही है। इनका वेतन और सेवा शर्त भारत की संचित निधि पर भारित है, सही है। इसे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता नहीं। इसे हटाने के लिए वही प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इस्तेमाल किया जाता है वही प्रक्रिया आपको सीएजी को हटाने के लिए करना पड़ेगा। 3 नंबर क्या हो जाएगा? आपको गलत हो जाएगा। तो 1, 2 आपका क्या है? सही है। देखिए 59, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से ली गई है? भारत का सरकार का संसदीय स्वरूप ली गई है, कानून का शासन, कैबिनेट प्रणाली। लिखित संविधान ब्रिटेन में है ही नहीं, ठीक है। ब्रिटेन में लिखित संविधान तो 3 नहीं हो जाएगा, तो कौन सा लिया गया है? 1, 2, 4। 1, 2, 4। निम्नलिखित में से किस मामलों में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? यदि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर देता है, यदि राज्यसभा 6 महीने के भीतर विधेयक पारित नहीं करती है, यदि किसी विधेयक में संशोधन पर असहमति हो तो ये आपको एक हो जाएगा। 1, 2, 3 हो जाएगा आंसर। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो ये आपको राज्य के स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं। एक्चुअली में क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है सामाजिक कल्याण होता है, ना कि व्यक्तिगत लाभ। सरकार केंद्रीय योजना प्राधिकरण के माध्यम से सभी आर्थिक निर्णय लेती है, जिससे यह तय करना शामिल है कि कितना और किसके लिए उत्पादन करना। 62 नंबर, निम्नलिखित में से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, यही चीज है। हम लोग के यहाँ क्या है? एनटीपीसी ओएनजीसी भी है, सरकारी स्वामित्व वाला क्षेत्र, ठीक है। और साथ साथ रिलायंस का भी है, अडानी अंबानी का भी है। 65 नंबर, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करती है? तो किसी पूंजी निर्माण सिंपल सा बात है, कुल बचत पे ही निर्भर करती है। अगर आपने कुछ बचाया फिर उसे निवेश कर दिया, निवेश से फिर आपको पैसा क्या हुआ? ज़्यादा बढ़ा, फिर आपने उसे निवेश किया। इस तरह से क्या होता है कि आपको पूंजी निर्माण आपका बढ़ते, जब बचत होता तो ही पूंजी निर्माण होता है। इस समय भारत निम्न में से कौन विनिमय दर अपनाई जा रही है? भारत में कौन सा विनिमय दर अपनाई जा रही है? देखिए भारत में क्या है कि हम लोग का रुपया डॉलर की तुलना में देखते हैं कि ऊपर नीचे होते रहता है। तो एक फ्लोटिंग विनिमय दर तो हो गया, फिक्स हो गया, लेकिन क्या है ना कि आरबीआई जो है ऐसा प्रयास भी करती है कि रुपया थोड़ा मजबूत हो, ठीक है, तो प्रबंधित करती है, तो आरबीआई के द्वारा प्रबंध किया जाता है। तो ये आप क्या हो गया? प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर हो जाएगा। 65 नंबर, मांग नियम के अनुसार जब कीमत बढ़ती है तो मांग बढ़ जाती है। कीमत बढ़ेगा तो मांग कैसे बढ़ेगा? गलत है। जब आय बढ़ती है तो मांग घट जाती है, नहीं, आय बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा। जब आय और कीमत बढ़ती है तब मांग बढ़ती है, नहीं। जब आय गिरती है तो जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है। अब देखिए बिग बिलियन डे क्या होता है? कीमत उस समय गिराया जाता है, बहुत सारा डिस्काउंट दिया जाता है, तो क्या हो जाता है? मांग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, बहुत सारा आदमी सामान खरीदने लगता है। 65 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? 2024-25 तक भारत का विदेशी ऋण जो है 700
711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितने किए जाने की घोषणा की है? 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक बढ़ाए जाने की घोषणा की है। नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ये आपको सहकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसके तहत किसानों को नैनो उर्वरक की खरीद करने के लिए 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार का देशांतरीय सीमा किसके बीच स्थित है? तो बिहार का देशांतरीय सीमा जो है 8319 ईस्ट से 8817 ईस्ट तक, बी नंबर हो जाएगा आपको। अजातशत्रु मगध के किस राजवंश से संबंधित है? तो अजातशत्रु जो है वो हर्यक वंश से संबंधित है। जैन धर्म के त्रिरत्न 3 रत्नों में शामिल नहीं है। तो त्रिरत्न में शामिल है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आचरण का मतलब चरित्र ही हो गया, लेकिन नहीं है कौन? सम्यक तपस। ये जो है त्रिरत्न में शामिल नहीं है। और जैन धर्म के 5 महाव्रत भी याद रख लीजिए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 72 नंबर। किस पाल वंश ने उत्तर पथ स्वामी, उत्तरी क्षेत्र का स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो धर्मपाल ने की थी। और गोपाल का क्या है? पाल वंश के संस्थापक। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल में भेजा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। लाल बकेया, लखनदेई और मनोहरा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपको बागमती की सहायक नदी है। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सीताध्यक्ष किसे कहा जाता है? कृषि अधीक्षक को। सेनापति, सेना प्रमुख को। समाहर्ता, मुख्य राजस्व संग्राहक को कहा जाता है। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां के संबंध में विचार करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। कमला नदी कोसी नदी के पूर्व में प्रवाहित होती है, तो ये पूर्व नहीं होता है, पश्चिम होता है। कमला नदी कोसी नदी के पश्चिम में प्रवाहित होती है। सोन नदी फल्गु नदी के पश्चिम में प्रवाहित होती है, सही है। मेची नदी कोसी नदी की सहायक नदी है। कोसी नहीं, महानंदा की सहायक नदी है, तो ये भी आपको गलत हो गया। निरंजना नदी दक्षिण दिशा में गंगा नदी में मिलती है, ये आपको सही है। 1 और 3 आपका सही हो गया। सॉरी, 2 और 3 सही, 2 और 4 सही हुआ, और 1 3 आपको क्या हो गया? गलत हो गया। 2 4 सही है, 2 4 सही है, क्योंकि मेसी जो है महानंदा की सहायक नदी है, ना कि कोसी की। बिहार राज्य के चौहद्दी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नेपाल से बिहार के 8 लिखा हुआ है, नहीं 7 होगा। 7 जिले की सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं, ये सही है आपका। झारखंड बिहार के 8 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं, ये भी सही है। बंगाल बिहार के 4 नहीं 3 जिले सीमा साझा करते हैं, तो कौन सही हो गया? 2 3 आपको सही हो गया, 2 3 सही हो गया। गंगा के मैदानी वाट क्षेत्र में नदी के बीच में रेत के जमाव से बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को डैश कहा जाता है। देखिए, ये हम लोग पटना में ही गंगा नदी को देख रहे, दियारा क्षेत्र कहते हैं ना, जहाँ बालू पूरा जमा होता है, दियारा क्षेत्र कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दियारा क्षेत्र। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है आपको 3 फरवरी 1916 को हुई। कब? 3 फरवरी 1916 को हुई। महाअधिवक्ता का संबंध में क्या सही है? के संबंध में क्या सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि पदाधिकारी होता है, गलत है। ये राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि पदाधिकारी होता है, राज्य सरकार का, ये गलत हो गया। महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्य सरकार का है तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है, राज्यपाल करेगा, ये भी गलत हो गया आपको।
महाधिवक्ता संसद, संसद नहीं, विधानमंडल के दोनों सदन में, विधानमंडल के दोनों सदन में। गलत, केवल एक सही हुआ आपको। 81, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति दर घटकर कितने प्रतिशत रहेगी? 4.9% रहेगी। कितना? 4.9%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिसंबर 2024 तक भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो सालाना आधार पे जो है आपको 15.8% वृद्धि दर्ज की गई। बिहार सरकार निम्न में से किसे बिहार का आइकॉन फेस नियुक्त किया, जिसका उद्देश्य राज्य की जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देना है? ये आपको नीतू चंद्रा हो जाती है इसमें आंसर इसका। और साथ साथ इसमें अभिनेता क्रांति प्रकाश झा को भी बिहार निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन के रूप में नामित किया था। 84 नंबर, अक्टूबर 2025 को आम जनता के लिए पटना मेट्रो की शुरुआत हुई। इस मेट्रो का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तिथि को किया? तो 2 अक्टूबर नहीं मार दीजिएगा गलती से, 6 अक्टूबर होगा। क्या होगा? 6 अक्टूबर 2025 होगा। 6 अक्टूबर 2025 होगा। 85 नंबर, बिहार सरकार ने हाल ही में 3 नए डेयरी प्लांट की स्थापना की घोषणा की है, जिसका प्रतिदिन दूध प्रोसेसिंग क्षमता 5 लाख लीटर होगी। यह प्लांट किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे? तो ये आपको कहाँ हो जाएगा? दरभंगा, गया और गोपालगंज में। दरभंगा, गया दरभंगा और गोपालगंज में। ठीक है। दक्कन संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाला 5 दिवसीय दक्कन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये आपको आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडार अभियान शुरू किया? तो ये आपको भारत ने शुरू किया है। हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय आयुष मिशन और क्षमता निर्माण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? ये आपको नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में किया गया। अब 89 पे आते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 99.3% साक्षरता दर के साथ अपने राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित किया? कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। और कौन है मुख्यमंत्री? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू। हाल ही में किस राज्य सरकार ने MS स्वामीनाथन की जयंती पर सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये आपको कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र सरकार ने। डबल ओलंपिक चैंपियन लौरा डहलमियर का निम्न में से किस चोटी पर चढ़ाई करते हुए गिरने के कारण निधन हो गया? ये आपको हो जाता है लेला पीक। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। लेला पीक कहाँ पे है? आपको पाकिस्तान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पर चर्चा PPC ने कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया? ये हो जाता है आपको 3.53 करोड़। 3.53 करोड़। हाल ही में DRDO द्वारा किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया? तो BM-04। ये आपको दरोगा में अभी जो 18 तारीख एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। 94 नंबर, निम्न में से किस राज्य ने स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया? ऐसा करने वाला वो भारत का पहला राज्य बन गया है। ये आपको असम है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने सभी गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है? ये आपको कौन सा हो जाता है यहाँ पे? ये आपको हरियाणा सरकार ने अनिवार्य कर दिया। क्यों? क्योंकि इससे जच्चा बच्चा का सुरक्षा तो होता ही है, साथ साथ लिंगानुपात में भी सुधार होने की संभावना है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने निम्न में से किस जिले को असम की दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा की है? डिब्रूगढ़। 2027 तक जो है यहाँ पे डिब्रूगढ़ में हर साल विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा और एक अस्थायी विधानसभा भवन का निर्माण किया जाएगा। 97, वर्ष 2025 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खोज के लिए जॉन क्लार्के, माइकल S. डेवर्ट और जॉन S. मार्टिनिस को प्रदान किया गया? तो ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग की खोज के लिए इन्हें दिया गया। 25 सितंबर 2025 को शुरू हुए विश्व खाद्य भारत में फोकस देश के रूप में निम्न में से किस देश को चुना गया? तो रूस को, वियतनाम को, जापान को और UAE को। तो क्या हो जाएगा? D आंसर हो जाएगा। हाल ही में
किस देश ने वैश्विक स्तर पर स्टेम का क्या मतलब हो गया? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा की शुरुआत की? ये चीन ने शुरुआत किया। निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार डॉक्टर S.L. थेरपा का हाल ही में निधन हो गया? उसे पद्म भूषण प्रदान किया गया था। तो इस तरह से आपका ये 14 नंबर फुल लेंथ टेस्ट जो था ये समाप्त हुआ और 15 नंबर पहले से डाल दिया गया है। अब जो आएगा वो खान सर का जो एडिटोरिया का जो खान सर का जो एडीओ का टेस्ट कराया जा रहा है उसका हम लोग अब सोल्यूशन लेके आएंगे। आप लोग इंतजार कीजिए। धन्यवाद।